हेलो एवरीवन। सो आई होप आप लोग बहुत बहुत बढ़िया हो। एंड ये वाली वीडियो मेरे सारे ग्रेड 9 स्टूडेंट्स के लिए है जो इस उम्मीद से आए हैं, इस होप से आए हैं कि इस वीडियो के एंड तक आते आते मैम काफ़ी कुछ हमारा पोर्शन हमारे क्वार्टरली एग्जाम्स के लिए कवर करवा देंगे, बहुत कुछ हमें हेल्प मिल जाएगी। सो बच्चे फॉर श्योर ये पूरा कंटेंट आपको काफ़ी डिटेल में आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अभी मैं कवर करवाने वाली हूँ इस वीडियो में। ज़्यादा बहुत लंबी कोई वीडियो नहीं है, छोटी मतलब थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी, बहुत कोई एकदम लेंदी वीडियो नहीं है। सो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। सबसे पहले ग्रामर करेंगे हम लोग, थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, लेटर राइटिंग करेंगे क्योंकि फॉर्मेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ लिटरेचर के इतने सारे टॉपिक्स हम लोग करेंगे। नाउ अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब मैम क्यों नहीं करा रही हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं होती, बट ये आती फॉर श्योर है। तो आप इस पे वर्क करो, ये आपकी स्किल्स के ऊपर आते हैं, बट ये सारी चीज़ें पे हम लोग थोड़ा लर्निंग करके, थोड़ा सा फॉर्मेट सीख के डेफिनेटली मार्क्स ला सकते हैं। नाउ टू बिगिन विथ, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चंस डू एज डायरेक्टेड के, जिस पे हमारे पास एक सेंटेंस दिया रहता है। जैसे कि इस केस में ये सेंटेंस हमें दिया हुआ है, एंड इस सेंटेंस का हमें ना इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या कि इस सेंटेंस में हमें जो भी बदलाव लाने हैं वो बदलाव हमें बता देते हैं कि कौन से बदलाव हमें सेंटेंस में लाने हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। सेंटेंस रीड करते हैं, इफ इट डजंट रेन द क्रॉप विल फेल। इफ की जगह पे, इन द प्लेस ऑफ इफ, हमें यूज़ करना है अनलेस। अब ना इसकी मैं तुम्हें बता देती हूँ एक सिंपल सी ट्रिक जो तुम्हें काम आएगी तुम्हारे 10th में भी, तुम्हारे 9th में भी, तुम्हारे 11th में भी, तुम्हारे 12th में भी। तो जितनी जल्दी सीख लो उतनी जल्दी तुम क्या है, प्रो हो जाओगे इसमें। सिंपल चीज़ है कि इफ़ हटाना है और नेगेटिव वाला वर्ड हटाना है, जो नो वाला वर्ड है, जो नॉट वाला वर्ड है, वो हटाना है। तो क्या बनेगा सेंटेंस? इन दोनों को हटा के सेंटेंस बनेगा कि अनलेस इट, है ना, और यहाँ पे हमें एस ऐड कर देना है। सो अनलेस इट रेन्स दी, ऊपर लिख देती हूँ मैं, द क्रॉप विल फेल। आया समझ में? ठीक है, क्या किया मैंने? नेगेटिव वाला वर्ड हटाया और अनलेस हटाया। तो अनलेस इट rains the crop will fail. नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ वेरी प्राउड, शी विल नॉट बेग फॉर अ लाइवलीहुड। हमेशा जब भी वेरी दिया है और आपको जब भी टू और टू से रिप्लेस करना है, ये जो TOO वाला टू होता है इसका मतलब भी वेरी ही होता है। तो इस केस में हमेशा क्या कर देंगे, इस केस में हम एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ वेरी की जगह पे कर देंगे टू। ठीक है, और जो भी एक्शन होता है उसको दूसरे वाले टू से क्या है, बिगिन कर देंगे। शी इज़ टू प्राउड, शी इज टू प्राउड। फर्स्ट सेंटेंस में वेरी की जगह पे टू, शी इज टू प्राउड टू बेग, है ना, टू बेग फॉर हर लाइवलीहुड। ठीक है, द बॉयज सॉ अ टेम्पल ऑन द हिल। अब इसमें वेयर करके एक क्वेश्चन बना देना है। सो सिंपल सा क्या होगा कि वेयर did the boys see a टेम्पल। समझो तुम्हारे पास आंसर है, तुम्हें उसका क्वेश्चन बना देना है। बस एक चीज़ का ध्यान देना, क्या कि वेयर डिड, डिड जो आ गया ना वो ऑलरेडी एक क्या है, पास्ट फॉर्म का, पास्ट के साथ यूज़ नहीं करते। तो मतलब एक सेंटेंस में दो पास्ट टेंस यूज़ नहीं होते, इसीलिए डिड के साथ कभी भी सॉ नहीं आएगा, डिड के साथ सी आएगा। डिड के साथ कभी भी न्यू नहीं आएगा, डिड के साथ नो आएगा। मतलब पास्ट फॉर्म होता है, डिड वेंट नहीं होता, डिड गो होगा। तो वही कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे यूज होता है। मिस्टर वर्मा टीचर्स इंग्लिश। अब ये वाले क्वेश्चन में जो हमारा सब्जेक्ट है, इधर नहीं, सब्जेक्ट ये है हमारा जो मिस्टर वर्मा, उसको हमें सेंटेंस के स्टार्ट से हटा के लास्ट में कर देना है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें फोकस में ले आना है। तो क्या होगा कि इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर वर्मा। ठीक है,
मुंबई इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें पॉजिटिव डिग्री चेंज करना है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि आपके सेंटेंस में क्या है, एडजेक्टिव कौन सा है। यहाँ पे एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो हमारा एडजेक्टिव है उसके आगे लगा है मोस्ट, मतलब कि ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में बात हो रही है। हर एडजेक्टिव को हम 3 फॉर्म में ला सकते हैं। एक है पॉजिटिव, जब जहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही चीज़ की बात हो रही है। दूसरे केस में कंपैरेटिव, जब हम 2 चीज़ों के बीच में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। और तीसरे में हम लोग क्या बात करते हैं, सुपरलेटिव की, जिसमें हम 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो उस केस में द हमेशा आता है सुपरलेटिव के केस में। कंपैरेटिव के केस में दैन आता है। जैसे कंपेयर कर रहे हैं 2 चीज़ों के बीच में, तो क्या बोलेंगे, माई हाउस इज़ बिगर दैन योर्स, तो दैन आया, THAN आया। अब यहाँ पे द है और मोस्ट है, मतलब कि मुंबई का कंपैरिजन बहुत सिटीज़ से हो रहा है, 2 से ज़्यादा सिटीज़ से हो रहा है। इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में करना है, तो इसको हम क्या रखेंगे, इसको हम रखेंगे कि मुंबई इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी। सिंपल, हमें सिर्फ बताना है ना कि मुंबई ब्यूटीफुल है, तो हमने इस तरीके से बता दिया कि मुंबई इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। शी इज़ पुअर, शी इज़ ऑनेस्ट। 2 से शुरू करना है। 2 मतलब क्या होता है, हालांकि। सो दो शी इज़ पुअर, पूरा सेंटेंस वही कॉमा लगा के, शी इज़ ऑनेस्ट, हालांकि वो गरीब है पर वो सच्ची है। अब 2 के साथ ऐसा बट भी नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ 2 शी इज़ पुअर, शी इज़ ऑनेस्ट। 2 शी इज़ पुअर बट शी इज़ ऑनेस्ट नहीं। नेक्स्ट है ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट पास। अब ये बट पे है, रिजल्ट पे बेस्ड है, तो ही वर्कड हार्ड क्या आएगा कि ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की। बट पर ही डिड नॉट पास, तो उसने मेहनत तो की पर वो पास नहीं हो पाया। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सिंपल प्रैक्टिस का कि ही हैज़ डैश मनी सो ही कैन नॉट he can't buy any books. He has a few money, a little money, few little, the few, मतलब हमें इसमें क्या है, फिल करना है। सो he has लिटिल मनी, ही हैज़ लिटिल मनी, उसके पास थोड़े ही पैसे हैं, तभी वो बुक्स नहीं खरीद सकता। शी हैज़ डैश लव फॉर हर हस्बैंड सो शी ऑलवेज डिसओबेज हिम। अब यहाँ पे क्या आएगा कि शी हैज़ लिटिल लव फॉर हर हस्बैंड, उसके मन में अपने पति की तरफ थोड़ा सा ही प्यार है, तभी वो उसको फॉलो नहीं करती। फ्यू लव नहीं होगा, फ्यू कहीं ना कहीं काउंटेबल के साथ ही यूज़ करते हैं, जैसे कि आई परचेज डैश राइस येस्टरडे। अब राइस आप बताओ काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो अभी हम इधर भी क्या लिखेंगे, लिटिल। आई परचेज्ड लिटिल राइस येस्टरडे, आई परचेज्ड अ लिटिल राइस येस्टरडे। आई हैव dash cows that give me milk. I have a few cows. I have a few cows that give me milk. Hari has dash coins. अब coins हम count कर सकते हैं, so Hari has a few coins. Hari has a few coins. She has dash books which I have already read. She has few books. है ना, अ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे बुक्स है ना, तो प्लूरल की बात हो रही है। सो शी हैज़ few books which I have already read. He has dash pens. He has few pens. सेम क्वेश्चन सेम टाइप, है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बहुत क्विकली। अब आता है लेटर। क्वेश्चन रीड करेंगे। सबसे पहले लेटर है कि राइट अ लेटर टू योर फादर। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन में कि जो लेटर है वो लेटर लिखना किसको है, फादर को, ग्रैंडफादर को, या प्रिंसिपल को, या किसी ऐसे इंसान को जिसको आप नहीं जानते। अगर आपको किसी ऐसे इंसान को लेटर लिखना है जिसको आप नहीं जानते, सो दैट इज़ अ फॉर्मल लेटर। जिसको आप जानते हो, पर्सनली पहचानते हो, दैट इज़ एन इनफॉर्मल लेटर। फादर को आप पर्सनली जानते हो, आप फादर के साथ पर्सनल टर्म्स पे हो, तो ये इनफॉर्मल लेटर है। एंड इसमें आपको रिक्वेस्ट करना है उनको कि वो आपको 500 रुपीज़ भेजें ताकि आप बुक्स क्या है परचेज कर पाओ। अब लेटर शुरू होगा हमेशा आपकी एड्रेस से, सेंडर्स एड्रेस। तो आपने अपनी एड्रेस लिखी,
फिर डेट लिखी, फिर लिखा रिस्पेक्टेड फादर। अगर आप रिस्पेक्टेड फादर नहीं लिखना चाह रहे हो या आपको रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप सिंपल में क्या लिख सकते हो, डियर फादर। ओके, आई एम वेल हेयर एंड होप द बेस्ट एट होम एज वेल। तो अपनी मर्ज़ी से लिखना, कभी भी रट के मत जाना ये चीज़। अगर रटोगे उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे। थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी कोशिश करो, बहुत ईजी होगा। सो क्या लिखना है कि आई एम वेल हेयर एंड होप यू ऑल आर इन द बेस्ट हेल्थ एट होम। तो मैं यहाँ पे अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी घर में अच्छे होगे। रिसीव नो लेटर फ्रॉम होम सिंस आई केम बैक। तो जब से मैं वापस आया मुझे किसी से कोई लेटर ही नहीं मिला। उम्मीद रखता हूँ कि घर पे सब कुछ ठीक होगा। फिर बताना कि एक नोटिस बोर्ड पे लगा है कि फ़ीस पे करनी है इस तारीख तक, और उसी के साथ साथ मुझे 500 रुपीज़ की नीड है एंड ये जो नीड है वो मेरे को अपनी बुक्स के लिए करनी है। फिर लिखना विथ रिगार्ड्स टू यू मम्मी एंड दीदी, योर्स अफेक्शनेटली। अब अफेक्शनेटली इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट आप हमेशा इनफॉर्मल लेटर में लविंगली लिख सकते हो एंड लास्ट में आपका नेम। तो जो इनफॉर्मल लेटर है वो हम लिखते हैं थोड़े से ना प्यार मोहब्बत में, तो वहाँ पे ये सिंपल वर्ड्स चल जाते हैं। बट माइंड यू कभी भी फॉर्मल लेटर में ऐसे वाले वर्ड्स नहीं चलते। इसमें हमें थोड़ी सभ्यता से बात करनी होती है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, वी आर शुक्ला मैनेजर सेल्स GD सन्स होलसेलर ऑफ लैब केमिकल्स 29 ईयर ओल्ड प्लासिया इंदौर 45200। तो आपके पास पूरी आपकी एड्रेस दी है। आपको लेटर लिखना है। You have received a letter of inquiry from the principal government modern higher secondary school Udayanagar. Write a letter sending catalog and quotation with your terms of discount. So basically आपके पास letter of inquiry receive हुआ है, आपको उसको revert करना है। क्या लिखोगे आप, सबसे पहले तो लिखोगे डेट, सीधा लिखोगे प्रिंसिपल, फिर लिखोगे गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, जिसको लेटर लिखना है उनको लिखोगे आप एंड उनकी पूरी मतलब एक तरीके से एड्रेस लिखोगे। फिर लिखोगे डियर सर। अगर आप अपनी एड्रेस ऊपर लिख के स्टार्ट करना चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, कोई आपके मार्क्स इस पर नहीं डिडक्ट करेगा। बस ध्यान देना कि आप ना हमेशा अपना लेटर भले फॉर्मल भले इनफॉर्मल हमेशा ना ऐसे लेफ्ट मार्जिन से लिखो। अगर आप बीच से लिखना शुरू करोगे या अगर आप राइट हैंड साइड पे लिखना शुरू करोगे फिर मार्क्स कटेंगे। बाकी आपके MP बोर्ड में कोई इतनी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेट ऊपर नीचे चलता है। बीच में पूरा कंटेंट लिखना कि वी आर प्लीज टू रिसीव योर इंक्वायरी रिगार्डिंग लैब केमिकल्स, वी एनक्लोज द लिस्ट ऑफ केमिकल्स एंड कोटेशंस फॉर नॉट लेस देन 100 आइटम्स ऑफ वेराइटी। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एज पर द लेटर है राइट देम। वी वुड अलाउ यू अ डिस्काउंट ऑफ 30%। तो बस आपको बताना है कि आप कितना डिस्काउंट उनको दे पाओगे। आपको लग रहा है 40 दे सकते हो, 40 लिखो, 33 देना, 34 देना, जितना देना है लिखो। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट योर ऑर्डर्स। हमें ऐसा आशा है कि आपके ऑर्डर्स हमें ही मिले। योर्स फेथफुली। नाउ फेथफुली डिफ़िकल्ट स्पेलिंग है मैम अगेन, तो साथ में आप ट्रूली लिख सकते हो। ट्रूली की स्पेलिंग तो बहुत ईजी है, TRULY, ट्रूली स्पेलिंग आप लिख सकते हो। लास्ट में अपना नाम, मैनेजर एंड बस आपकी डेजिग्नेशन, मैनेजर सेल्स। लास्ट में आप GD एंड सन्स भी लिख सकते थे, ठीक है। ओके। सो नाउ कमिंग टू योर लिटरेचर पोर्शन एज कन्वेड। कौन से चैप्टर्स होने हैं वो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द फन दे हैड एंड इस चैप्टर से हम लोग बिगिन करेंगे हमारा लिटरेचर पोर्शन। नाउ बेसिकली इस चैप्टर के लिए आप आ जाओ कम से कम इस साल में। कम से कम क्या मतलब कि आप समझो कि आप इस साल में हो एंड आप कम से कम अभी 100 साल 130 साल क्या है आगे हो। 130 साल के बाद एजुकेशन की क्या हालत रहेगी, एजुकेशन किस प्रकार से होगा, वो हमें इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हिंट दी गई है कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, बच्चे के पास बुक्स नहीं होंगी, वो एक रोबोट वाले टीचर से पढ़ेंगे। एंड यही कहानी है दो बच्चों की, जिसमें से एक बच्ची का नाम है मार्गी एंड एक बच्चे का नाम है टॉमी। सो दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, मार्गी एंड टॉमी। मार्गी की बात करें तो ये एक 11 ईयर ओल्ड गर्ल है, टॉमी की बात करें तो ये 13 ईयर ओल्ड बॉय है। एंड इन दोनों का मतलब हमें बताया नहीं है कि ये भाई बहन हैं, ये फ्रेंड्स हैं, ये क्या है, हमें बस इन दोनों कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया है।
तो ये क्या है, मार्गी जो है इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपनी रोबोटिक टीचर से पढ़ाई करना। ये बहाने ढूंढती रहती है कि कैसे बस मुझे छुटकारा मिल जाए इनसे, कैसे कहीं ना कहीं से मैं थोड़ा सा क्या करूँ, थोड़ी सी मक्कारी कर लूँ, मेरी क्लास मिस हो जाए। एंड पूरी ही चैप्टर में यही चीज़ हमें बताई जाती है। बेसिकली क्या हुआ था कि टॉमी को अपने घर के स्टोर रूम में, कहाँ पे, अपने घर के स्टोर रूम में क्या मिली थी, एक बुक मिली थी। कहाँ पे मिली थी वो बुक, एक स्टोर रूम में, जिसका वर्ड आपकी बुक में क्या दिया है, एटिक में। वर्ड क्या दिया है, एटिक में। एटिक में क्या मिली थी, बुक मिली थी। अब आपके लिए बुक मिलना तो आम बात है यार, बुक ही तो मिली है, बट ये बच्चे हैं आपसे 130 साल आगे के, मतलब कि आपसे 2 जनरेशन आगे के बच्चे, 3 जनरेशन आगे के बच्चे। तो इनको लग रहा था कि यार बुक मिल गई है, कितनी बड़ी बात है बुक मिलना। एंड वो बुक देख के ये बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, बिल्कुल शॉक में आ गए थे, बहुत ढूंढ रहे थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि पहले के ज़माने में, मतलब हमारे ज़माने में बुक्स हज़ार बुक्स में इतना ही कंटेंट होता है, क्योंकि इनकी तो कंप्यूटर जैसी बुक है, उसमें हज़ारों बुक ये एक बार में रख लेते हैं, इनके टेस्ट तुरंत चेक होके आ जाते हैं। तो ये बच्चे वो बुक देख के बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे, बहुत ज़्यादा ना आश्चर्यचकित हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे। उनको ना अजीब सी चीज़ लग रही थी बुक्स मिलना। सो डिस्कवरी होती है बुक की चैप्टर में, टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड प्रिंटेड बुक। तो एक हार्ड कॉपी बुक मिलती है। एंड इस बुक से वो जो गर्ल थी मार्गी, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी। फैसिनेटेड मतलब बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड थी उस बुक की तरफ, और उसको वो बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगती है, मतलब कि अजीब चीज़ लगती है, कोई विचित्र चीज़ लगती है। एंड वो अलग अलग एक्टिविटीज़ समझती है कि पहले के ज़माने में कैसे हुआ करती थी। अब मार्गी की जो मैकेनिकल टीचर है, उसको उनसे पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद। ये लोग बेसिकली स्कूल भी नहीं जाते, इनके घर के ही एक दूसरे कमरे में इनकी एक टीचर खड़ी रहती है, रोबोट जैसे, वो बैठते हैं, पढ़ाती है, खुद ज्योग्राफी वोग्राफी ये पढ़ रही थी, पढ़ा के खुद टीचर स्विच ऑफ हो जाती है, अगले दिन उसी समय में खुद चालू भी हो जाती है। एंड मेन इस चैप्टर में हमें यही देखने को मिला, हमें यही समझने को मिला। चैप्टर का जो नाम है द फन दे हैड, वो भी इसीलिए ऐसा है कि मार्गी सोचने लग जाती है कि कैसे मोहल्ले के सारे बच्चे, आस पड़ोस के सारे बच्चे इकट्ठा स्कूल जाते थे, क्लासरूम्स में पढ़ाई करते थे। तब आप खुद सोचो ना, आप घर पे बैठ के अकेले पढ़ रहे हो, आपके साथ आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आपके साथ आपकी कोई क्लास नहीं है, पूरी टीचर आपके सामने आके पढ़ा नहीं रही है, कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है टीचर से, सिर्फ एक रोबोट टीवी जैसा कोई पढ़ा रहा है, रोज़ खुल रहा है, तुम्हें होमवर्क दे रहा है, तुम्हारा टेस्ट चेक कर रहा है। कभी अगर वो ख़राब हो जाए तो तुम्हारी मम्मा एक किसको बुला रही है, एक इंजीनियर को बुला रही है, वो इंजीनियर फिक्स कर रहा है, वो चला जा रहा है। तो इस चैप्टर में भी मार्गी के जब जो रोबोट हैं वो ख़राब हो गए थे, टीचर जो ख़राब हो गए थे, इसकी मम्मा ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसका जो रोबोटिक टीचर था वो तुरंत से ठीक कर दिया था, ये कहते हुए कि मार्गी के लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, बड़े बच्चों के लेवल के क्वेश्चंस आ रहे थे, इसी वजह से मार्गी बार बार फेल भी हो रही थी। सो बेसिकली क्या है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि अभी के एजुकेशनल मेथड्स में और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशनल मेथड्स में, फ्यूचरिस्टिक मतलब कि ऐसे मेथड्स जो फ्यूचर में यूज़ करेंगे, उनमें क्या फ़र्क है। दूसरा, हमने ये चीज़ समझी इस चैप्टर में कि हम लोग अभी एक अच्छे ड्यूरेशन में हैं कि सब लोग साथ में मिलकर स्कूल जाते हैं। बाद में अगर सही में ही टेली बुक्स आई, सही में ही ऐसी बुक्स आई, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुद को क्या महसूस करेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा खुद को लोनली महसूस करेंगे, जो मार्गी बिल्कुल महसूस कर रही थी। तभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, तभी वो बहुत ज़्यादा इस थॉट में थी कि कितना मज़ा आता होगा जब इकट्ठा सब बच्चे स्कूल जाते होंगे। सो एजुकेशन इज़ मोर इन्जॉयबल। क्या चीज़ हमने सीखी, एजुकेशन इज़ मोर इन्जॉयबल एंड इफेक्टिव व्हेन इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन इंटरेक्शन। जब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ हैं तब हमें पढ़ाई में भी मज़ा आता है, अकेले एक ही रूम में बैठ के पढ़ने में कोई क्या है सेंस नहीं है। अब क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर से जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द बुक दैट टॉमी फाउंड डिफरेंट फ्रॉम हिज बुक्स। मतलब कि टॉमी को जो बुक मिली थी उसके घर के स्टोर रूम में, वो उनकी बुक से अलग कैसे थी। अब चैप्टर जब मैंने आपको थोड़ा हिंट किया, मैंने आपको क्या बताया था कि आप आ जाओ 21
2157 में, ठीक है। तो तब आपने समझा कि उनके पास क्या होती थी, तब उनके पास होती थी टेली बुक्स, जिसमें एक ही बुक में वो हज़ारों बुक्स क्या है स्टोर कर देते, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स उनके एक ही बुक में रहती थी। हमें तो जैसे ईयर हमारा एंड हुआ, अभी आप 9th में हो, जब आप 10th में जाओगे आप 10th की न्यू बुक्स खरीदोगे। ये कुछ नहीं करते थे, ये सिर्फ 10th का सिलेबस डाउनलोड कर देते होंगे या 10th का लेवल अनलॉक कर देते होंगे। तो ये क्या है, खुद ही एक ही बुक में इनकी बुक्स आती रहती थी न्यू। सो द बुक दैट टॉमी फाउंड वाज एन ओल्ड real book which belonged to his grandfather's grandfather. It had crinkly yellow pages. तो ये जो बुक टॉमी को मिली थी वो उसके परदादा की थी, और उस बुक के जो पेजेस थे वो ना ऐसे बिल्कुल मुरझाए हुए थे, बहुत ऐसे ना मोड़े हुए थे, जिसमें बहुत रिंकल्स थे। एंड ऑन द अदर हैंड टॉमीज बुक्स वर टेली बुक्स एंड प्रिंटेड बुक्स। देख के इनको सबसे ज़्यादा विचित्र ये चीज़ लग रही थी कि वो जो वर्ड्स हैं वो एक जगह पे ही टिके हुए हैं, वो ठहरे हुए हैं। जैसे स्क्रीन में हम ऊपर नीचे करते हैं तो वर्ड्स भी ऊपर नीचे होते हैं, एनिमेशन से ये लोग पढ़ा करते थे। बट हमारी बुक्स तो एक बार प्रिंट हो गई तो प्रिंट हो गई। वही चीज़ यहाँ पे ऑपोजिट थी, इनकी बुक्स अलग थी जिसमें वर्ड्स ऊपर नीचे हुआ करते होंगे। तभी इनको ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी कि एक ही बार में जो चीज़ प्रिंट हो गई वो प्रिंट हो गई। सो इनकी जो बुक्स हुआ करती थी वो टेली बुक्स थी। एंड ये मैकेनिकल टीचर्स और मैकेनिकल कंप्यूटर्स से पढ़ा करते थे, ना कि इनको कोई फिज़िकल टीचर पढ़ाने आता था, ना कि इनको कोई फिज़िकल टीचर पढ़ाने आता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, हाउ डिड ही लुक। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर क्यों बुलाया एंड वो कैसा लगता था। सो मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मार्गीज मैकेनिकल टीचर हैड गॉन आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब कि वो चलना बंद हो गया था। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इट हैड स्टॉप्ड वर्किंग, ओके ऐसा भी आप बोल सकते हो। एंड एक चीज़ ये भी थी कि वो मार्गी को बार बार टेस्ट में फेल ही करे जा रहा था। सो ही वॉज अ लिटिल मैन। अब काउंटी इंस्पेक्टर की बात हो रही है कि वो हाइट में एक शॉर्ट मैन थे हु हैड अ रेड फेस, तो उनका एक चबी सा, फैट भी है आपकी बुक में, वो भी लिखा है कि वो एक फैट मैन थे जिनका एक रेड सा लाल सा क्या है मुंह था। एंड वो एक होल बॉक्स ऑफ टूल्स कैरी करते थे जिसमें वायर्स थी। सो बेसिकली वो एक इंजीनियर थे जो कंप्यूटर्स वगैरह फिक्स करा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज मार्गी स्कूल डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल दैट एग्जिस्टेड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। सो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, वो पहले हमारे दादा परदादा की बात नहीं हो रही है, वो हमारे स्कूल्स की बात हो रही है, क्योंकि मार्गी का जो स्कूल है वो रोबोट्स वाला है। हमारे जो स्कूल थे उनमें फिज़िकल टीचर्स थी, मतलब फिज़िकल टीचर्स हैं, मतलब कि एक सही में भी एक इंसान, जीता जागता इंसान तुम्हें पढ़ाता है ना। सो मार्गी स्कूल वॉज इन होम एंड हर टीचर वॉज मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर। तो मार्गी का जो स्कूल था वो उसके ही घर में बाजू वाले कमरे में था। एंड वहाँ पे क्या है, उसकी जो टीचर थी वो एक मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर थी, जिसको आप एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि एक रोबोट थी। शी स्टडीड अलोन इन द क्लास, उसकी क्लास में कोई बच्चा नहीं था। एंड अगर आप टीचर की भी बात करो तो जैसे हम लोग बात करें तो भले मैं आपको ऐसे इंटरनेट पे हूँ, पढ़ा रही हूँ, या मैं आपको बैच में भी पढ़ा दी हूँ, बट स्टिल हम लोग क्या है, हम लोग फिर भी इमोशनली कनेक्टेड हैं। मैं फिर भी बात करूँ, मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, तो मैं आपको इमोशंस फिर भी क्या है बता पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ। क्लास में भी हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, बट कहाँ पे, बट अगर हम लोग बात करें रोबोटिक टीचर्स की तो वो आएगा, ऐसे खड़ा रहेगा, बोलेगा बुक खोलो, बिना कोई इमोशन, बिना कोई हंसी मजाक, बिना कोई मतलब बिना कोई कनेक्शन वो पढ़ाते रहे। अब आप समझो ना, आपकी टीचर और आपके फ़ोन में फ़र्क है ना, तो वैसे ही कि उनकी जो टीचर थी वो एक रोबोट थी। शी गॉट हर क्वेश्चंस एंड होमवर्क बाय द मैकेनिकल टीचर। और जैसे गेम के लेवल्स होते हैं उसमें लेवल्स हुआ करते थे, ये आपकी क्लास है, ये आपका लेवल, आप सॉल्व करो। एंड ऑन द अदर हैंड
जो ओल्ड स्कूल्स हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, उनमें बिल्डिंग्स हुआ करती थी, बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए, जैसे आप लोग बसेस से स्कूल जाते होगे, आप अपनी साइकिल्स पे स्कूल जाते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो. सो मैनी स्टूडेंट्स, ह्यूमंस, टीचर्स अटेंडेड द क्लास. द टीचर्स गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. तो टीचर्स ही उनको पढ़ाया करते हैं एंड सब बच्चे सेम चीज़ सीखते हैं एंड वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं. मार्गी के टाइम पे क्या है कि सब अपना अलग अलग पढ़ रहे हैं. जैसे अगर आप गेम्स की बात करो तो कोई बच्चा आगे लेवल पे, कोई बच्चा पीछे लेवल पे, वैसे ही उनका भी सिलेबस, उनके भी एग्ज़ाम गेम के लेवल के जैसे बनते थे कि वो कोई बच्चा आगे लेवल पे है, कोई बच्चा पीछे लेवल पे है. हमारे टाइम पे तो पूरी क्लास के लिए सेम पेपर बन रहा है, पूरी क्लास के सेम पेपर तरीका चेक हो रहा है, पूरी क्लास को एक ही चीज़ टीचर पढ़ा रही है, अलग अलग नहीं होता, कस्टमाइज नहीं होता. तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग हुआ करता था, है ना. तभी हम ऐसा बोल सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट हर स्कूल was quite different from the schools that existed hundreds of years ago. तो जो उसका स्कूल था वो काफ़ी ज़्यादा अलग था उस स्कूल से जो तब मौजूद थे. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, विच इज़ द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एंड ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि कैसे म्यूज़िक एक तरीके से डेडिकेशन के साथ आता है. म्यूज़िक ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. सो बेसिकली इसके 2 पार्ट्स हैं. एक है बिस्मिल्लाह खान का, दूसरा है एवलाइन का. सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान का पढ़ लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है. बेसिकली ये क्या है, ये बहुत ही फेमस, रिनाउंड मीन्स क्या, रिनाउंड मीन्स फेमस. तो ये एक बहुत ही फेमस क्या है, शहनाई प्लेयर है. एंड ये क्या करते हैं, इनको भारत रत्न भी हमारी गवर्नमेंट ने अवार्ड किया है म्यूज़िक के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए. अब अगर हम एवलाइन की बात करें तो ये बहुत मेहनत करती हैं वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन बनने के लिए एंड ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने में भी बहुत ज़्यादा ही मास्टर कर चुकी हैं. अब अगर हम एवलाइन की स्टोरी पढ़ें तो ये पार्शली डेफ बॉर्न हुई थी. पार्शली डेफ मतलब कि इनको पूरी तरह सुनाई नहीं देता था. ऐसा भी नहीं था कि ये कम्प्लीटली डेफ थी. डेफ मतलब कि जिसको सुनाई नहीं देता, एक तरीके से बहरे को इंग्लिश में हम डेफ बोलते हैं. सो कम्प्लीटली डेफ जिसको कुछ भी नहीं सुनाई दे, थोड़ा भी नहीं सुनाई दे. ये पार्शियली डेफ थी, मतलब इनको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता था बट कम्प्लीटली सुनाई नहीं देता था. मतलब समझो कि 40-50% इनको सुनाई देता था. बट लेटर शी बिकेम कम्प्लीटली डेफ. बट लेटर आगे चल के, आगे जब इनकी लाइफ एज बढ़ी तो ये कम्प्लीटली डेफ हो गई. बट इनको ये चीज़ डिस्कवर होती है, इनको ये चीज़ अपने बारे में पता चलती है कि वो म्यूज़िक को, वो साउंड को क्या है, अपनी टचिंग से क्या है सेंस कर सकती है. मतलब कि चीज़ों को छू के वो म्यूज़िक को पहचान सकती हैं. एंड कंटिन्यूस एफर्ट के बाद जब उन्हें म्यूज़िक सीखा तो वो एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड पर्सोनिस्ट बनती हैं एंड एक बहुत ही फेमस क्या है, पर्सन है म्यूज़िक की इंडस्ट्री में. नाउ बिस्मिल्लाह खान की जर्नी के बारे में बात करें तो ये बॉर्न ही एक म्यूज़िकल फैमिली में हुए थे. कहाँ पे बॉर्न हुए थे, ये बिहार में बॉर्न हुए थे. एंड इनके ट्रेनर जो थे वो इनके अंकल थे, विच हु वॉज अली बॉक्स. तो इनके अंकल ने ही इनको, मतलब चाचा बोल लो, बड़े पापा बोल लो, तो वो इनको सिखाया करते थे. एंड ये कॉन्सर्ट्स में भी परफॉर्म करते थे. एंड इंडिया के इंडिपेंडेंस कॉन्सर्ट में, जो मतलब इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे था, जो सेलिब्रेशन था 1947 में, मतलब फर्स्ट टाइम हमारा जो था, उसमें भी इनने क्या है परफॉर्म किया था. ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं. सबसे पहले क्या क्वेश्चंस हैं, ये कुछ और की इवेंट्स लिखे हैं कि क्या क्या हुआ था. सो एवलाइन की बात करें तो उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन लिया था. वो काफ़ी ज़्यादा फेमस बनती हैं वर्ल्ड में बिकॉज उनकी जो एबिलिटी थी, उनकी जो स्किल्स थी, वो सही में ही एक तरीके से गॉड गिफ्ट थी उनकी तरफ. दूसरा, बिस्मिल्लाह खान की बात करो तो इन्होंने रेड फोर्ट पे क्या है परफॉर्म किया था 15 अगस्त 1947 पे. एंड इनको भारत रत्न भी मिला था. क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि डिस्क्राइब द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान विथ एम्फोसिस ऑन वैल्यूज़ ऑफ हिज कैरेक्टर. सो एक तरीके से कैरेक्टर स्केच क्वेश्चन है किसका, बिस्मिल्लाह खान का. कैरेक्टर स्केच क्वेश्चन है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अ ग्रेट शहनाई प्लेयर. तो बिगिन करेंगे सिंपल सा बताते हुए कि एक बहुत ही बड़े शहनाई प्लेयर हैं. एंड ही वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिहार स्टेट. तो बिहार के एक गाँव में
ये पैदा हुए थे। ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। तो इनकी फैमिली में सब गायक थे, सब म्यूजिशियंस थे, एंड प्रोफेशनली मतलब कि अपनी रोज़ी रोटी के लिए इनके फैमिली वाले म्यूज़िक से रिलेटेड ही वर्क करते थे। ही मेड शहनाई अ फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वर्ल्ड में शहनाई जो बजना शुरू हुई, शहनाई का जो कॉन्सेप्ट आया वो इनसे आया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव हिम द ग्रेटेस्ट सिविलियन अवार्ड विच इज़ द भारत रत्न। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी टैलेंट के लिए इनको भारत रत्न दिया। एंड ही वॉज अ ट्रू पेट्रियट, मतलब ये अपनी देश के लिए एक सच्चे देशभक्त थे। ही नेवर शोड हिज डिज़ायर टू सेटल अब्रॉड। कभी भी इवन आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल इन्होंने कभी भी विदेश जाने की बात नहीं की, भले ही इनको काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिली थी, स्टिल इन्होंने अपनी कंट्री, अपनी भारत माता, अपनी मातृभूमि को ही क्या है चुना। अब अगर आपको इतना आंसर रखना है शॉर्ट एंड स्वीट तो आप रख सकते हो। अगर आपको इतना एक्स्ट्रा और ऐड करना है सो वो भी आप कर सकते हो, बट आई थिंक इतना इनफ है। तो ये मैं छोड़ती हूँ आपके लिए, आप एक बार रीड कर लेना इसको बिल्कुल। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वॉज एवलाइन इंस्पायर्ड बाय रॉन फॉर्ब्स एंड व्हाट डिड शी डू आफ्टर दैट। तो मतलब इंस्पायर मतलब कि उनको प्रेरणा कैसे मिली, किससे, रॉन फॉर्ब्स से। सो एवलाइन फॉलोड हिज एडवाइस फर्मली। तो वो जो भी सलाह इनको देते थे वो अच्छे से माना करती थी। शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम वेस्ट अप। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो ड्रम साउंड फील कर सकती हैं, एंड शी कुड फील द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, है ना। तो उनको ये जो आइडिया मिला कि मैं म्यूज़िक फील कर सकती हूँ वो यहीं से ही मिला, एंड इधर से ही उनको आभास हुआ था इस चीज़ का। शी ऑल्सो फाउंड दैट शी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। मतलब कि जो अलग अलग नोट्स होते हैं, अलग अलग जो बीट्स होती है म्यूज़िक की, वो इनको अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या है फील होती थी। जैसे सा रे गा मा, तो ये अलग अलग नोट्स हैं। अब इनको वो नोट्स अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फील हुआ करते थे, अलग अलग इनके, जैसे होता है ना, भगवान अगर आपको एक सेंस ऑर्गन नहीं दे रहा सही से तो वो आपको कहीं ना कहीं दूसरी तरीक़ों से एबल ज़रूर बनाता है एंड स्पेशली एबल्ड बनाता है। तो इनके साथ भी यही था कि शी वॉज स्पेशली एबल्ड, बट वो जो रियलाइजेशन था वो यहाँ से आया था। ठीक है, क्लियर, ओके। Another important question कि write a paragraph on Eveline when she gradually began to lose the ability to hear। तो हमने क्या देखा था, हमें क्या पता है कि वो partially deaf थी born, but वो आगे बढ़ के completely deaf हो गई थी, मतलब उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। तो आपको इस इवेंट पे बताना है। सो इट वॉज द डे ऑफ पियानो रिसाइटल एंड एवलाइंस मदर वॉज सिटिंग इन दी ऑडियंस। तो इनकी मॉम ऑडियंस में प्रेजेंट थी। शी नोटिस दैट एवलाइन वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग व्हेन हर नेम वॉज बीइंग अनाउंस। तो अगर इनको थोड़ा बहुत सुनाई देता था तो ये अपने नेम पे रिएक्ट करती, जैसे मैं आपको बुलाते जा रही हूँ पर आपको सुनाई ही नहीं दे रहा, तो सामने वाले को समझ आएगा कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ पे। एंड हर मदर सडनली रियलाइज दैट एवलाइन वॉज नॉट एबल टू हियर। शी was too young to realize her situation. Eveline's seriousness of impairment began to seeping into her mind and she began to cry bitterly। तो because उनकी एज इतनी तब नहीं थी, वो चीज़ से देख के सुन के वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी कि उनका अब म्यूज़िक के बिना क्या होगा, वो म्यूज़िक सुन नहीं पाएंगी, वो म्यूज़िक बजा नहीं पाएंगी, प्ले नहीं कर पाएंगी एंड एन्जॉय भी नहीं कर पाएंगी। एंड एवरीथिंग वो सडनली ब्लैक फॉर हर, मतलब कम्प्लीटली ब्लैकआउट सिचुएशंस थी उनके लिए। बट उन्होंने हैंड्स फोल्ड किए एंड एक हैवी हार्ट से, एक भरे दिल से, एक भारी दिल से उन्होंने गॉड को बोला कि वाई मी, मतलब मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हुआ। ठीक है, चलो कमिंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ द लिटिल गर्ल, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ऑन अ फादर डॉटर रिलेशनशिप। एंड इस चैप्टर में हम बेसिकली एक अच्छा लेसन सीखते हैं कि कभी कभी इंसान जो चीज़ दिखाता है ज़रूरी नहीं है कि उसके मन में भी वैसी ही सिचुएशंस हो, मे बी वो अंदर आपके लिए प्यार बहुत रखता हो, पर हर इंसान का जो तरीका है चीज़ें एक्सप्रेस करने का वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है।
तो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स हैं कीजिया एंड कीजिया के फादर एंड उनकी ग्रैंड मदर, एक सिंपल सी क्या है साइड कैरेक्टर है जो कीजिया को बोलती रहती थी कि अपने फादर को आप एक्सप्रेस करो, कभी ना कभी वो भी आपको रिटर्न में एक्सप्रेस करेंगे। सो कीजिया एक लिटिल गर्ल है जिस पे चैप्टर का नेम है द लिटिल गर्ल, एंड उनके जो फादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं एंड इस बच्ची को काफ़ी ज़्यादा लोनली महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है और ये क्रेव करती है अफेक्शन, मतलब कि प्यार चाहती है, प्यार की उम्मीद रखती है अपने फादर से। एंड एक एक्सपीरियंस हुआ था, एक टचिंग एक्सपीरियंस हुआ था जिसकी वजह से इसको भी अपने फादर का प्यार क्या है महसूस हुआ था। शी फेल्ट दैट लव। नाउ कीजिया के जो फादर हैं वो स्ट्रिक्ट दिखते हैं, वो ऐसा लगता है कि उनसे फ्री टू टॉक नहीं है, थोड़ा सा फ्रैंक नहीं हो सकते उनसे, बट बाद में चैप्टर में वो एक केयरिंग साइड, वो एक प्रोटेक्टिव साइड भी शो करते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एक तरीके से, मतलब कि उनके पास अपने डॉटर के लिए बहुत ज़्यादा क्या है टाइम नहीं है। कीजिया की मदर वो कीजिया के लिए केयर करती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो भी थोड़ा बिजी रहती हैं। एंड कीजिया की ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा लविंग है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो ही कीजिया का पूरा टेक केयर करती हैं एंड उसी के साथ साथ एनकरेज करती हैं कीजिया को कि तुम अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करो, कभी ना कभी तो नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। तो बेसिकली होता क्या है इस चैप्टर में कि कीजिया अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा स्कैर्ड रहती थी एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे रहती थी। एक बार उसने डिसाइड किया अपने फादर को एक गिफ्ट देने का, एक पिन कुशन गिफ्ट करने का, एंड वो अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा ओपन नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट भी वो उनके सामने करती थी। हेजिटेट मतलब कि हिचकिचाती थी और उसी हिचकिचाहट के वजह से वो स्टैमर करती थी, मतलब कि हकलाती भी थी अपने फादर के सामने से। अब वो अपने फादर के लिए गिफ्ट बनाने की कोशिश करती है, जो गिफ्ट है एक पिन कुशन का, एंड उस गिफ्ट के बनाने में इन मैडम ने अपने फादर के कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर लिए जो कि उनके काम के काफ़ी ज़्यादा थे, है ना, जो कि उनके बहुत ज़्यादा ही काम के थे, जिस वजह से वो पनिश होती हैं। उनकी मॉम उनको बहुत ज़्यादा पनिश करती हैं एंड इसी वजह से, इसी इंसिडेंट की वजह से उसके मन में फिर से क्या है डर आ जाता है अपने फादर का। नाउ वन नाइट आफ्टर अ नाइटमेयर, अब एक रात जब इसको बहुत कोई गंदा सपना आया, कोई डरावना सपना आया, उसके फादर ही वहाँ पे उसके लिए प्रेजेंट थे, उसके फादर ने ही इसको क्या है कंफर्टेबल कराया एंड फिर इसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ इसके फादर भी इसको प्यार करते हैं बट वो सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड एट द एंड शी फील्स लव्ड कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे लिए हैं, बट सबका एक्सप्रेस करने का जो वे है दैट इज़ डिफरेंट। नाउ क्वेश्चन, 2-3 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि कीजिया स्लेप्ट वन नाइट विद अ फादर एंड चेंज हर ओपिनियन अबाउट हिम, मतलब कि एक इंसिडेंट के बाद कीजिया का जो ओपिनियन है, कीजिया की जो राय थी अपने पिता के बारे में, वो कैसे चेंज हुई एंड कौन सा चेंज, व्हाट चेंज take place. So earlier कीजिया thought that her father was a cruel man. पहले वो सोचा करती थी कि उसके फादर एक क्रूअल मैन है। She always avoided him. उनके सामने जाने में ज़्यादा खुश नहीं महसूस करती थी, ज़्यादा शर्माती थी, हिचकिचाती थी, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थी। बट एक बार उसके सपने में जो हुआ उसके बाद वो जाके अपने फादर के पास ही अपना कंफर्ट ढूंढती है। इसमें ये भी लिखा है कि जो मैकडोनल्ड थे, जो इनके नेबर थे, उनको देख के इसको बहुत लगता था कि वो अपने बच्चों को प्यार एक्सप्रेस करते हैं और बच्चे को दूसरे को देख के थोड़ा और आता है मन में। बट इसको बाद में क्या है रियलाइज़ हुआ। एट नाइट शी हैड अ नाइटमेयर, शी क्राइड विथ फियर, हर फादर टुक हर टू बेड, slept with him, her father asked her to rub her feet against his leg to make them warm. She felt sorry for her father, और उसको बुरा लगा कि मैं कितना गलत समझती थी इनको, बट वो क्या है सही में ही एक अच्छे इंसान है। वो हमारे लिए, वो अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, मेहनत करते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा हमारी फैमिली के लिए ही हार्ड वर्क करते हैं। तो तब उसको रियलाइज़ हुआ कि इट वाज हर फॉल्ट कि उसने क्या किए, इम्पॉर्टेंट पेपर्स बिना जाने पहचाने टीयर कर दिए। एंड अब इसको फाइनली रियलाइज़ होता है कि माय फादर इज़ नॉट अ क्रूअल मैन, वो अच्छे ही इंसान हैं, बस वो अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेट इन योर ओन वर्ड्स द पिन कुशन इंसिडेंट। तो बेसिकली पिन कुशन मैंने आपको बता दिया कि क्या था। सो पिन कुशन वो गिफ्ट था जो कीजिया ने बनाया था अपने फादर के लिए, एंड उस लिटिल गर्ल को अपने फादर को एक पिन कुशन क्या है, गिफ्ट करना था। ठीक है, पिन कुशन गिफ्ट करना था। शी टुक अ पीस ऑफ येलो सिल्क एंड stitch its 3 sides. She left the 4th side for filling. तो क्वेश्चन में जो फिलिंग होती है उसमें 4th साइड उसने छोड़ दी, येलो सिल्क से 3 साइड स्टिच करी, बट उसको पता नहीं था कि उसमें क्या डाले। छोटी होगी तो इसको नहीं पता था कि कॉटन डलेगी या क्या डलेगा, तो इसने वो इम्पॉर्टेंट फाइल्स से पेपर्स निकाल के डाल दिए एंड उससे स्टफ़ कर दिया पूरा क्वेश्चन। बाद में पता चलता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट शीट्स थी इसके फादर के लिए, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीच गिवन थी, एंड इसको बाद में उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या है, पनिशमेंट भी मिलती है। क्या मिलती है? काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट भी मिलती है। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली। सो इस चैप्टर में, चैप्टर का नेम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, एंड थोड़ा सा सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है। अब हमारी जो मेन बुक है उसके चैप्टर्स प्रोज वाले पूरे हुए, पोइट्री हम करते हैं लास्ट में, पहले प्रोज वाले हम बाकी चैप्टर्स पढ़ लेते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो एंड द लॉस्ट चाइल्ड। सबसे पहले द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। सो बेसिकली टोटो कौन है? टोटो एक मंकी है। अब मंकी कैसा है? वो एक खुराफाती मंकी है, एक मिस्चीवियस मंकी है, मतलब एक बहुत ही नोटोरियस मंकी है, एंड वो मतलब ग्रैंडफादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ग्रैंड मदर की बात करें तो वो स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल मतलब कि वो टोटो को रखने में कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, एंड वो टोटो से काफ़ी ज़्यादा तंग है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। नरेटर ऑब्जर्व करते हैं टोटो के एडवेंचर्स एंड हमें बताते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि ग्रैंडफादर टोटो को लाते हैं 5 रुपीज़ के लिए। ठीक है, कितने रुपीज़ के लिए? सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज़ के लिए, एंड टोटो को अपने पेट्स के कलेक्शन से भी इंट्रोड्यूस करते हैं। अब टोटो क्या करता है? कर्टन्स फाड़ देगा, कपड़े फाड़ देगा, घर में केओस का माहौल क्रिएट कर देगा। केओस मतलब कि हल्ला गुल्ला का माहौल क्रिएट कर देगा, एंड काफ़ी ज़्यादा आतंक ये घर में मचा देगा। उसी के साथ साथ सहारनपुर इनके ग्रैंडफादर ले गए थे इसको एक बार ट्रेन में बैग में छुपा के, तो वहाँ पे भी पूरी ट्रेन में इसने बहुत मस्ती मचा दी थी, एंड वहाँ पे ही जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर था इसका, उसको देख के टोटो को ग्रैंडफादर ने वापस उसी ड्राइवर को, उसी टोंगा ड्राइवर को वापस कर दिया था, जिससे वो टोटो को 5 रुपीज़ के लिए लेके आए थे। अब इस चैप्टर से बेसिकली ये सब इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। चैप्टर बहुत कॉमेडी है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में। क्या सीखने को मिलता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो डोमेस्टिकेट नहीं किए जा सकते, मतलब कि उन्हें हम घर में नहीं रख सकते बहुत ऐसे ओपनली, क्योंकि उनको हैबिट नहीं है, और ऐसे किसी एनिमल को ला के बांध के भी रखना गलत है। सो बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेट देम बी फ्री इन देयर प्लेसेस, इन देयर जंगल्स, एंड उनको पेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन है, वाई वॉज टोटो सेंट टू द सर्वेंट्स क्वार्टर? सर्वेंट्स क्वार्टर टोटो को क्यों भेजा था? सो ही वॉज सेंट टू द सर्वेंट्स क्वार्टर बिकॉज ही वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ मिसचीफ्स इन दी होम। घर में बहुत आतंक मचाता था, बहुत परेशान करता था, इसीलिए उसको सर्वेंट्स क्वार्टर भेज दिया था। ही डिसफिगर्ड द नरेटर्स रूम बाय रिमेनिंग दी ऑर्नामेंटल पेपर्स फ्रॉम द walls, pulling out the bag and tore his school blazer। तो जो हमारे नरेटर हैं, स्कूल गोइंग बॉय, उनके ब्लेज़र मतलब कोट जो होता है वो फाड़ दिया, सारे पेपर्स उधर उधर कर दिए। तो वो इतनी सारी मस्ती करता था, इसीलिए उसको सर्वेंट क्वार्टर्स में भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ टोटो विथ नाना? नाना के साथ क्या बिहेवियर था? तो जब टोटो को शिफ्ट किया सर्वेंट क्वार्टर्स, वहाँ पे और भी पेट्स थे, एंड
दूसरे पेट्स थे. सो टोटो कॉट होल्ड ऑफ नानाज लॉन्ग कार्स. ही fastened on Nana's long ears with sharp little teeth and didn't allow her any peace and rest. तो बिल्कुल भी वहाँ पे इसने वापस से कोई सही बिहेवियर नहीं किया. एक दूसरे एनिमल के साथ, एक दूसरे पेट के साथ इसने काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इल बिहेवियर शो किया था, जिस वजह से टोटो का अगेन जो बिहेवियर था वो एक्सेप्टेबल नहीं था. ओके ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड टोटो नॉट स्टे लॉन्ग इन दी नरेटर्स होम. सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि टोटो नरेटर के घर में ज़्यादा देर तक क्यों नहीं रुका था. सो टोटो डिड नॉट स्टे विद द नरेटर्स फैमिली फॉर एवर बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट न्यूसेंस. मतलब एक बहुत ही बड़ा सा तहलका, एक बड़ा सा तूफान था जिसको घर में रखना बहुत ज़्यादा रिस्की था. ये प्लेटें व्लेटें तोड़ देता था, बहुत ज़्यादा लॉस करवाता था, तो ये लॉस और ज़्यादा बेयर नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उसको टोंगा ड्राइवर को रिटर्न बैक कर दिया था. सो दिस इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड यहाँ पे अगेन ये चैप्टर भी आपका एंड होता है. नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ दी लॉस्ट चाइल्ड. तो इसमें बेसिकली 3 कैरेक्टर्स बताए हैं. सबसे पहले द चाइल्ड जो कि खो गया था, ऑफ कोर्स द पेरेंट्स एंड द स्ट्रेंजर. तो जो चाइल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, काफ़ी ज़्यादा मासूम है, क्यूरियस है चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए. एंड ये जो मेले में गए थे, फेयर मतलब होता है मेला, जिस मेले में गए थे वहाँ पे चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था, खुश था. एंड इसके जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा लविंग थे, बहुत प्यार करते थे इस बच्चे से एंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी माहौल में उसको रखते थे, प्रोटेक्टिव थे. बट वो बहुत ज़्यादा इसे ना रिच नहीं थे कि वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर दे. तो एक स्ट्रेंजर भी था जिसने उस चाइल्ड को हेल्प की थी जब वो चाइल्ड खो गया था. तो बेसिकली ये जो फैमिली थी वो विज़िट करती है एक फेयर मतलब एक मेले में, जहाँ पे वो जो बच्चा है वो टॉयज़, खिलौने देख के, कैंडीज़ देख के, बलून्स देख के, राइड्स देख के बहुत ज़्यादा ही ना आकर्षित होता है कि मुझे भी करना है, मुझे भी ये चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए. बट पेरेंट्स उसको नहीं करवाते ये सारी चीज़ें, ना उसको दिलाते हैं. क्योंकि बिल्कुल वो एक्स्ट्रा मनी, फालतू मनी इन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करना चाहते थे. अब चाइल्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान ही इन चीज़ों में दे रहा था तो वो अपने पेरेंट्स से मेले में बिछड़ गया, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक करता है, बहुत ज़्यादा घबराता है. बट एक जो काइंड हार्टेड मैन था उसने उसको हेल्प करा, उसको कंफर्ट कराया, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराया एंड उसी के साथ साथ उसको सारी चीज़ें खरीदवाने के लिए भी बोला कि ये ले लो, वो ले लो. बट फ़र्क यहाँ पे ये है कि वो बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप से खुशी खुशी वो सारी चीज़ें मांग रहा था, वो दूसरे इंसान से वो चीज़ें लेने में कंफर्टेबल नहीं था. जैसे आप मार्केट जाओ, आप मम्मी को 10 चीज़ें बोल दो, मम्मी ये जीन्स, वो जीन्स, ये शर्ट, वो शर्ट. बट अगर मान लो तुम अपने किसी कज़न के साथ, रिलेटिव के साथ जा रहे हो, तुम इतना खुल के नहीं बोल पाओ ना यार कि नहीं दूसरे के पैसे कैसे मैं खर्च कराऊँ. अपने माँ बाप पे तो अपना हक होता है, बट दूसरे के पैसे मैं कैसे खर्च कराऊँ. तो स्ट्रेंजर ने उसको बहुत चीज़ें ऑफ़र की जो पहले उसको चाहिए थी, बट जब उसके माँ बाप नहीं थे उसके पास तो उसको वो सारी चीज़ें भी गुड फॉर नथिंग लग रही थी, वो सारी चीज़ें भी उसको वेस्ट लग रही थी, बिल्कुल खुशी नहीं मिली थी उसको उन सारी चीज़ों से भी. ठीक है. सो क्या सीखने को मिला हमें कि पेरेंटल सिक्योरिटी, पेरेंटल लव ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए सब कुछ है. ठीक है. चलो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हेन चाइल्ड वाज पासिंग थ्रू दी मस्टर्ड फील्ड्स व्हाट वाज ही थिंकिंग अबाउट. तो मस्टर्ड फील्ड से पास होते समय वो बच्चा क्या सोच रहा था. सो व्हेन द चाइल्ड वाज पासिंग थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स ही वाज इन अ वेरी हैप्पी मूड. उसका मूड बहुत अच्छा था, वो फ्लावर्स देख रहा था, ड्रैगन फ्लाइज देख रहा था, वो हेलीकॉप्टर जैसा कीड़ा नहीं होता उड़ता रहता है वो देख रहा था. एंड ही सॉ इंसेक्ट्स, अलग अलग इंसेक्ट्स देख रहा था. ही वॉज ग्रेटली एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मेला जाने के लिए. एंड वो सारी चीज़ें देख के वो
क्या है मेले में था, तो वो सारी चीज़ें देख के वो पीछे होता जा रहा था अपने पेरेंट्स से एंड गैप बढ़ते जा रहा था क्योंकि उसका ध्यान पूरा ऐसी चीज़ों में ही था, तो वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ता जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the child see in the fair and along the way? तो चाइल्ड ने मेले में क्या देखा और रास्ते में क्या देखा? सो उसने टॉय शॉप देखी, उसको टॉय देखने थे एंड वो टॉय उसको बहुत ज़्यादा लवली लग रहे थे। ड्रैगन फ्लाइज देखी, उसको ड्रैगन फ्लाइज पकड़नी थी बट वो नहीं पकड़ पाया। उसको फ्लावर पेटल्स कलेक्ट करनी थी बट वो नहीं कर पाया एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी टू सी देम, और वो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा क्या है, खुशी महसूस कर रहा था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन अबाउट द चाइल्ड्स मूड। सो द चाइल्ड एंजॉयड वेरी मच वाइल ही वॉज गोइंग टू द फेयर। जब वो फेयर जा रहा था, मेले में जा रहा था या मेले में घूम भी रहा था बोलो, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। एंड वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स ही वॉज वेरी हैप्पी। तब वो मस्टर्ड फील्ड्स क्रॉस कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने फ्लावर्स देखे, ड्रैगन फ्लाइज देखे, इंसेक्ट्स देखे, जिस वजह से उसका जो मूड था वो बहुत अच्छा था। ही वॉन्टेड टू कैच देम, ही ऑल्सो कलेक्टेड फ्लावर पेटल्स। तो उसमें फूलों की जो कलियां हैं वो भी कलेक्ट करने की चाह रखी थी। तो सारे क्वेश्चंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल नोट किए जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिंपल सा चैप्टर रेन ऑन द रूफ का, जिसमें ये जो पोम है वो फीलिंग्स डिस्क्राइब कर रही है किसकी, हमारी पोएट की। कब, जब वो सुनती है रेन ड्रॉप्स की आवाज़ अपनी रूफ पे, मतलब अपनी छत पे गिरते हुए। अब वो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कोई उनको हैप्पी सा मूड, एक हैप्पी सा माहौल नहीं दे रही, रादर वो उनको टीयर्स, मतलब आंसुओं जैसे लग रही हैं सैडनेस के। एंड वो बेड में आराम करते करते शी एन्जॉयज़ लिसनिंग टू द रेन, क्योंकि वो स्वीट मेमोरीज साथ में लाती हैं एंड वो जो बारिश की आवाज़ है उसमें सोने में उनको काफ़ी ज़्यादा क्या है, कंफर्टेबल लगता है। एंड एक इस एक्सपीरियंस को उन्होंने क्या बोला है कि ये एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है। नाउ व्हाट इज़ अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस? सो ब्लिसफुल एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी सूदिंग, अ वेरी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस। तो इस एक्सपीरियंस को उनने एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस बोला है। एंड जो पास्ट मोमेंट्स के, जो मतलब पास्ट मेमोरीज थी उनकी, वो उनके अंदर उनके आसपास क्रॉल करती हुई आ रही थी एंड वो रिमेंबर करती हैं अपनी मम्मा का प्यार जो उनकी मम्मा उनको बचपन में करा करते थे। अब इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चंस हैं कि व्हाट फाइंड्स एन एको इन द पोएट्स हार्ट एंड व्हाट स्टार्ट्स वीविंग इन हिज माइंड। सो व्हेन द ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉल्स ऑन श्रिंगल्स दे मेक अ टिंकलिंग साउंड। तो जब वो जो रेन की आवाज़ आती है वो एक टिंकलिंग साउंड, एक ना रिदमिक साउंड बनाते हैं। एंड ये जो टिंकलिंग साउंड है वो एको करती है उनकी हार्ट में। एको मतलब क्या कि रिवर्ट, बाउंस बैक करती है उनके हार्ट में 1000 ओल्ड मेमोरीज, जिसकी वजह से हज़ारों पुरानी मेमोरीज, गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज उनके दिमाग में आती हैं। लाइंग इन हिज बेड द पोएट इज लिसनिंग टू द पैटनिंग साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। तो अपने बेड पे लेटे लेटे आराम से वो रेन की आवाज़ सुन रहे हैं जो उनके रूफ पे, छत पे आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट साउंड डू द रेन ड्रॉप्स मेक? अगेन ये एक छोटा सा क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काय की साउंड बना रही है रेन ड्रॉप्स? तो रेन ड्रॉप्स प्ले द म्यूजिक ऑन रूफ। रेन ड्रॉप्स की जो आवाज़ है उसको बिटर नहीं बोला है, मतलब उसको ख़राब नहीं बोला है, ऐसा नहीं आवाज़ चुभ रही है। जो मेमोरीज आ रही हैं वो ख़राब है, मेमोरीज थोड़ा सा सैडनेस ला रही हैं, बट जो आवाज़ है उनको म्यूज़िक ही बोला है। और ये बोला है कि वो एक साउंड ऑफ पिटा पैटर रेन ड्रॉप्स, पिटा पैटर रेन ड्रॉप्स। बचपन में पोम सबने पढ़ी है। सो वही चीज़ यहाँ पे बोली है कि पीटा पैटर की जो रेन ड्रॉप्स हैं वैसी वो क्या है, साउंड बनाते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है विच इज़ विंड, पूरा विंड के बारे में यहाँ पे बताया है। एंड ये बेसिकली जो पोम लिखी है वो एक तमिल पोएट है एंड एक फ्रीडम फाइटर भी रही हैं। नाउ ये जो पोम है उसमें विंड की सारी डिस्ट्रक्टिव मतलब कि तबाह करने वाली क्वालिटीज़ को बेसिकली बताया है। वो इजीली चीज़ों को तोड़ सकती है,
बट स्ट्रॉन्ग वंस ग्रो स्ट्रॉन्गर। अब विंड के टाइम पे, आंधी तूफान के टाइम पे जो मजबूत चीज़ें हैं वो क्या है, वो वहीं पे खड़ी रहती हैं, बट जो वीक चीज़ें हैं वो टूट भी जाती हैं। ऐसे ही हमारे रिश्ते हैं कि कुछ दरार आती है तो वो दरार से कुछ बहस होती है, कुछ लड़ाई होती है, तो जो कमज़ोर रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं, पर जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो और ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। उसी तरह वो पोएट आस्क द विंड, वो पोएट विंड को बोलती है कि तुम भाई थोड़ा सा प्यार से चलो, स्कैटर मत करो, चीज़ें ख़राब मत करो, पेपर्स इधर उधर ख़राब मत करो। बट ये जो रिक्वेस्ट है ये विंड इग्नोर करती है और वो तबाही मचाना अपनी कंटिन्यू ही करती है। विंड रिप्रेजेंट स्ट्रगल्स दैट टेस्ट अ पर्सन्स स्ट्रेंथ। तो बेसिकली जैसे हम लोग लाइफ में अलग अलग क्या है टेस्ट देते हैं, अलग अलग चीज़ें हम फेस करते हैं, तो विंड से भी यहाँ पे यही चीज़ ही क्या है बताई गई है। एंड पोएट एडवाइसेस बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड फर्म बॉडीज टू द फेस ऑफ द विंड। तो पोएट यही एडवाइस करती है कि आंधी तूफान आते रहेंगे, हमारी लाइफ में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमेशा आती रहेंगी, बट जो बेस है, जो नींव है, जो बॉन्ड्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जो विंड्स आए, जो टेस्ट आए, जो आंधी तूफान आए, उससे हमेशा जो बॉन्ड्स हैं वो जीत के ही क्या है निकले। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द विंड bring rain? The wind sometime comes in the form of storms and gales, then it becomes very violent। फिर वो बहुत ज़्यादा ही क्या है बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही वायलेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय कर देती है, तबाह कर देती है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, एंड अपने ही साथ वो क्लाउड्स भी लाती है। अब ये जो क्लाउड्स साथ में आते हैं वो उस आंधी के बाद जो क्या है रेन है वो अपने साथ लाते हैं। तो जैसे वो जो स्टॉर्म है उसके बाद की जो रेन है वो अच्छी लगती है, वैसे ही वो क्लाउड्स अपने साथ रेन लाते हैं। एंड उस रेन के बाद साइलेंस होता है। साइलेंस एक तरीके से आप समझ सकते हो कि बच्चे क्या होता है, पीस होता है, सुख शांति होती है ना, क्या होता है, सुख शांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डैमेज डिड द विंड कॉज, हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड? अब क्या पढ़ा था, घर स्ट्रॉन्ग बनाओ, तो आंसर क्या है कि द विंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट वर्ड इस चैप्टर में डिस्ट्रक्शन, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराब करती है, पेपर्स इधर उधर स्कैटर करती है, चीज़ें अपनी प्लेस से, बुक्स अपने शेल्फ से गिराती है, एंड डोर्स, ट्रीज, सब चीज़ें तोड़ती है, और एक आदमी का दिल भी तोड़ती है सफरिंग से और पेन से। अब एक ही चीज़ से इस चीज़ को, मतलब विंड को क्या है कंट्रोल किया जा सकता है कि सारी जो एडवर्सिटी आनी है लाइफ में वो हमेशा अवॉइड तब करी जा सकती हैं जब मैन अपने आप को विंड से फ्रेंड्स बना ले, उसी के साथ साथ वो खुद को मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग भी बना ले, ताकि कोई भी चैलेंज अगर उसके फेस पे आए तो वो क्या है उसको अच्छे से पार कर पाए। एंड द पोम सजेस्ट दैट वी मस्ट मेक विंड आवर फ्रेंड सो दैट वी शुड डेवलप एबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस टू ओवरकम फ्रॉम नेगेटिविटी एंड ट्रांसफॉर्म इट। मतलब हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं हमें उन चैलेंजेस के सामने मुंह तोड़ जवाब देना है, डट के सामना करना है, ताकि हम उन चैलेंजेस से बाहर जब निकलें तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है बाहर निकलें। ओके चलो, लास्ट पोम हमारी जो कि बहुत ही सिंपल पोम है, जो मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि यहाँ पे पोएट खड़े हैं, उनके सामने एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक ये वाला जो रास्ता है और ये वाला जो रास्ता है ना, ये कहीं अलग अलग दिशा में ले जा रहे हैं। इस रास्ते से अगर आप चले गए तो आप घूम के इस रास्ता नहीं आ सकते हो, इस रास्ते से चले गए तो आप वापस यहाँ पे नहीं आ सकते हो। अब जिस समय में पोएट जा रहे हैं इन रास्तों पे, तब ताज़ा कोई इन रास्तों से गया नहीं है, बट हाँ पोएट को पता है कि एक जो रोड है वो ज़्यादा लोग जाते हैं और एक जो रोड है वो कम लोग जाते हैं, मतलब कि वो रास्ता ज़्यादा लोग चूज़ नहीं करते। बट आज ये जो भी रास्ता चूज़ करेंगे वो इनकी पूरी लाइफ को क्या है अलग तरीका देगा, अलग चीज़ देगा। तो इस पोम में बेसिकली हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे हम कभी कभार सिचुएशन में, लाइफ में ऐसी सिचुएशंस में आते हैं वेयर वी आर इन डिलेमा। वर्ड क्या है इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में, डिलेमा। ओके क्या वर्ड इम्पॉर्टेंट है, डिलेमा,
ठीक है, अब ये वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब ही होता है क्या, इस वर्ड का मतलब ही होता है कन्फ्यूजन। अब पोएट भी तो कंफ्यूज थे ना, ये रास्ता चुनूँ या वो रास्ता चुनूँ, जो रास्ता मैं चुनूँगा पूरा अंतर बनाएगा। तो बेसिकली वो यही बताते हैं कि दोनों ही पाथ मुझे अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही पाथ पे मेरा जाने का मन है, पर मेरे को सैडली एक पाथ चूज़ करना पड़ेगा और एक पाथ मेरे को अपने अगले दिन के लिए रखना पड़ेगा। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि आप वो रास्ता जाओ फिर पूरा घूम के आओ फिर यहाँ पे जाओ, नहीं। आप कभी कभार लाइफ में ऐसी चीज़ों ऐसे डिसीजंस पे आते हो जब आपको एक ही डिसीजन क्या है लेना पड़ता है। एंड यहाँ पे जो सीज़न बताया गया है वो सीज़न भी बताया गया है ऑटम सीज़न, जब बहुत ज़्यादा प्लांट्स, बहुत ज़्यादा ट्रीज, सारी चीज़ें क्या है चेंज होती रहती हैं। सो क्वेश्चंस देखें इस चैप्टर के। सो व्हाट वाज द पोएट्स फीलिंग व्हेन ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द टू रोड्स। तो दो रास्तों के सामने जब पोएट खड़े, उनकी क्या फीलिंग्स थी, उनको कैसा महसूस हो रहा था। तो वो कौन सी सिचुएशन में थे, वो डिलेमा की सिचुएशन में थे, मतलब कि वो एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन में थे एंड वो डिसाइड नहीं कर पाए थे। ही वॉज अनएबल टू डिसाइड कि कौन से रास्ते पर जाना है। दोनों ही रास्ते उनको अच्छे लग रहे थे, दोनों ही रास्तों पर उनने बहुत देर विचार करा, बट उन्होंने वही रास्ता चूज़ किया विच वॉज लेस ट्रैवल्ड बाय। क्या लिखेंगे अपन, विच वॉज लेस ट्रैवल्ड बाय। ही चोज द सेकेंड रोड एंड होप दैट ही वुड टेक द फर्स्ट रोड सम अदर डे। तो दूसरा रास्ता चूज़ किया एंड जो रास्ता चूज़ किया वो इनने क्या है आज चूज़ किया, दूसरा रास्ता इनने दूसरे दिन के लिए रखा। अब यहाँ पे ग्रासी क्यों लिखा है, मैं भी एक सेकंड के लिए वो गई कि ग्रासी क्यों लिखा है, फिर मेरे को याद आ गया क्यों लिखा है ग्रासी। तो मैंने आपको एक चीज़ अभी बताई कि एक जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या है ट्रैवल किया था। अब उनको कैसे पता चल रहा था, क्योंकि वहाँ की जो ग्रास थी ना उस पर थोड़े थोड़े ना ऐसे उखड़े उखड़े से पैचेस थे। जो दूसरा रास्ता था जिस पे कोई नहीं चला है वो रास्ता फ्रेश था, उधर की जो ग्रास थी वो अच्छी थी, उस पर पैरों के निशान वगैरह, ग्रास खराब नहीं दिख रही थी। तभी हमें इसी से पता चलता है कि उन्होंने वो लेस ट्रैवल्ड वाला रूट चूज़ किया, क्योंकि वो रास्ता ज़्यादा ग्रासी था, मतलब उस पर ज़्यादा लोग अभी तक नहीं चले थे। एंड पैराग्राफ मतलब हमारी पोम कंक्लूड होती है ये बताते हुए कि वो आगे जाके अपनी जनरेशन्स को, मतलब कभी ना कभी फ्यूचर में अपनी फैमिली को बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे कि मैंने वही रोड ट्रैवल किया जो ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था एंड वही डिसीजन ने पूरा क्या है फ़र्क बनाया। लास्ट क्वेश्चन कि इस पूरे चैप्टर की थीम क्या है, तो थीम ये है बेसिकली डिलेमा, कन्फ्यूजन, कि लाइफ कभी कभार हमें ऐसे रास्तों पर रख देती है जब हमें ना चाहते हुए भी एक रास्ता क्या है चूज़ करना पड़ता है, और वो एक रास्ता जो हम चूज़ करते हैं वो हमारे जीवन में पूरा अंतर बनाता है। वही रास्ता हमारा फ्यूचर बिल्ड करेगा, वही रास्ता हमारी सारी चीज़ें बिल्ड करेगा। एंड पोएट ने भी लाइफ में चॉइसेस को इम्पॉर्टेंट बताया है कि एक इंसान की जो चॉइसेस हैं जो आप अभी बना रहे हो वो आपका टुमारोज़ रिज़ल्ट है, वो आपके फ्यूचर का, वो आपके कल का क्या है, आपके कल का वो एक तरीके से रिज़ल्ट देंगी, वो आपको डिफरेंट चीज़ें देंगी। देयरफॉर द पोएट सेज दैट द डिसीजंस मस्ट बी टेकन आफ्टर थिंकिंग। जो भी आप निर्णय लो जीवन में बहुत सोच विचार से लेने चाहिए, ताकि आगे जाके जो भी डिफरेंस होंगे आपकी लाइफ में वो इन डिसीजंस की वजह से, इन फैसलों की वजह से ही होंगे। एंड इसी के साथ हम आते हैं हमारी इस वीडियो के एंड पे। आई होप काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी, काफ़ी कुछ आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे अहेड, हैव अ गुड टाइम अहेड, टेक केयर एंड बाय बाय।